कैसे हो बच्चों? पीजीबीपी रिवीजन जो हमने अभी किया, पीजीबीपी रिवीजन कंप्लीट करने के बाद पीजीबीपी सर पढ़ लिए? हाँ सर। डेप्रिसिएशन की क्लास हो गई? यस। पीजीबीपी की नॉर्मल क्लास हो गई? यस सर। पीजीबीपी के क्वेश्चन कर लिए सारे होमवर्क वाले? नो सर। नहीं किए? नहीं सर कर लिए। जो क्लास में आपने कराए थे वो भी कर लिए, जो बीच बीच में होमवर्क दिए थे समझाए थे वो भी कर लिए। कोई डाउट है? हाँ जी सर। तो क्या आपने इस नंबर पे जुड़ के बातें कर ली? अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है तो उस ग्रुप में डाल दो डाउट्स को, और नहीं बना हुआ है तो इस नंबर पे मैसेज कर दो, अपना स्टूडेंट्स होने का इंट्रोडक्शन दे दो, कौन सा बैच है, और पीजीबीपी के डाउट्स डिस्कस कर लो। ज्यादा डाउट्स हैं फोन पर बात कर लेंगे, एक टाइम सेट कर लेंगे, वॉल्यूम वाइज डाउट डिस्कशन कर लेंगे। चलो, और एक पीजीबीपी का रिवीजन भी हम लोगों ने 1.5 घंटे का भी किया, 1.5 आवर का पीजीबीपी के शुरू के जो हमारे पास 30-35 पेज हैं, 30 से 35 पेज, उसका हमने रिवीजन भी कर लिया। अब आपको हमने व्हाट्सएप के थ्रू 2 शीट्स दे रखी हैं। इसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी हमने नहीं दिया, अपने किसी वॉल्यूम में नहीं है और नहीं ही इसका हम देंगे, ठीक है। पीजीबीपी इनकम एडजस्टमेंट की सीट और पीजीबीपी एक्सपेंस एडजस्टमेंट की सीट। पीजीबीपी इनकम एडजस्टमेंट्स एंड एक्सपेंस एडजस्टमेंट। मैंने क्या किया है, पीजीबीपी के जो एक्सपेंसेस अलाउ डिसअलाउ का जो डिस्कशन हम लोगों ने ओवर अ पीरियड 14-15 घंटे की जो हम लोगों ने क्लास ली, 14-15 घंटे या 20 घंटे तक की ऑलमोस्ट जो हमने क्लास ली, हम लोगों ने जो पीजीबीपी का डिस्कशन किया कि सर ये अलाउ होगा, ये डिसअलाउ होगा, सेक्शन 35 लग जाएगा, सेक्शन 40A1 लग जाएगा, सर ये रिलेटिव का पेमेंट, ये कैश पेमेंट, ये पेनल्टी, ये इनकम टैक्स। तो मैंने क्या किया है, कुछ 61 एडजस्टमेंट्स को ढूंढा है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसमें से, और या फिर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चंस को देख के, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन जो आते हैं उसके जो सॉल्यूशंस हैं उनमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं सॉल्व करते समय, तो उनको ध्यान में रखा, और जो मैंने ओवर अ पीरियड क्लास में पढ़ाया उसको ध्यान में रखने के बाद ये 61 एक्सपेंसेस का डिस्कशन हम करने वाले हैं कि ये एक्सपेंसेस अगर हमारे डेबिट हो, अलाउबिलिटी ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस डेबिटेड। हमने एजम्पशन क्या लिया हुआ है यहाँ पे, हमने एजम्पशन क्या लिया हुआ है यहाँ पे कि ये खर्चे आपकी बुक्स में डेबिट हो रखे हैं। हमने एक्चुअली आपको इसका पीडीएफ भेजा हुआ है, और ये तो स्कैन कॉपी है, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी, फ्यूचर में क्या करूंगा मैं इसको टाइप करवा दूंगा। मतलब ये तो बैठे बैठे क्या हुआ, लिखते जा रहा था, हुआ कि चलो स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक जगह समराइज कर देते हैं। एक तो उसने नॉर्मल क्लासेस ली, अब उसको फटाफट वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के लिए क्या हिंट चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरा यहाँ एजम्पशन है कि मैंने जो भी अभी खर्चे का डिस्कशन करना है, लाइक पहला खर्चा अमलगमेशन और डिमर्जर एक्सपेंसेस 50,000, ये हमारा पहला एक्सपेंडिचर है, अमलगमेशन और डिमर्जर एक्सपेंस 50,000। मैंने आपके यहाँ पर क्या एजम्पशन लिया है, मैंने यहाँ पर क्या एजम्पशन लिया है कि ये सारे खर्चे जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये हमने डेबिट कर रखे हैं, एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड। अब ध्यान रखना, यहां एक्सपेंडिचर ऑलरेडी मैं डेबिट कर चुका हूं, उन खर्चों का डिस्कशन कर रहा हूं। तो अब क्या बात होगा, डिसअलाउ कर दो सर, यानी एडबैक कर दो सर, एडबैक कर दो सर, ये खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलता है, और या फिर डेबिटेड है और सर डिडक्शन भी मिलता है, कुछ नहीं करो, नो एडजस्टमेंट। सर डेबिटेड है और वो अलाउ होते हैं, हमारी नॉलेज के हिसाब से वो खर्चे अलाउ होते हैं, तो आप कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे? नहीं सर डिसअलाउ होते हैं, एडबैक कर दो। नहीं सर 100% की जगह 150% अलाउ होता है, 50% और घटा दो। नहीं सर हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा ये खर्चा, तो
तो यहां डिसअलाउ करो, नेट प्रॉफिट में ऐड करो और हाउस प्रॉपर्टी में जाके हाउस प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में ले जाके एचपी इनकम निकालो। सर कोई खर्चे ऐसे होंगे जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहे होंगे, तो वहां जाके एडजस्टमेंट्स करो। अच्छा लगेगा, डिस्कशन करते हैं। बोला सर 23 पेज है इसमें, नहीं, लास्ट में 12 पेज शॉर्ट नोट्स हैं पीजीबीपी के। 61 एडजस्टमेंट्स जो हैं हमारी, वो 61 एडजस्टमेंट्स हमारी फिनिश हो जाती है 15 पेज पे। उसके लास्ट के 8 पेज में पूरे पीजीबीपी की समरी नोट्स है। आज एक रिकॉर्डिंग मैंने करवा दी 1.5 घंटे की, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी। ये भी रिकॉर्डिंग मैंने आपको भी अवेलेबल करानी है, यूट्यूब पे भी जाएगी। 8 पेज में पूरा पीजीबीपी समराइज्ड है यहाँ पे। और जनरली हम कोई भी नोट्स रेफर करते हैं ना, तो हमें सिर्फ इतनी ही चीजें मिलती हैं। मान लो मार्केट के कोई नोट्स वगैरह आप कोई राइटर की बुक खरीदो या किसी टीचर के नोट्स को रेफर करो, तो एक सैंपल के बेसिस पर बताया हुआ है कि इन चीजों को ऐड करेंगे, इन चीजों को लेस करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहां भी एक सैंपल के तौर पे अपने नोट्स में दे रखा है कि भाई ये सब चीजें अगर डेबिटेड रही तो हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। सर 8-10 लिस्ट से नहीं होगा कि ये सब खर्चे अगर डेबिट रहे तो अलाउ कर देना और ये सब खर्चे डेबिट रहे तो इस सबको अलाउ मत करना। इस छोटी सी लिस्ट से नहीं होगा। पीजीबीपी के सभी क्वेश्चन, बेसिक लेवल के जितने भी क्वेश्चन है, देखो कोई जजमेंट का यूज होगा, सर ये खर्चा अलाउ होता है इस जजमेंट के कारण, ये खर्चा डिसअलाउ होता है इस केस लॉ और इस जजमेंट के कारण, तो वो यहां कवर नहीं है। अगर कोई एक्सपेंडिचर का अलाउ और डिसअलाउ डिपेंड करता है किसी जजमेंट पर, किसी हाई कोर्ट के जजमेंट पर, किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर, तो उसका डिस्कशन यहां नहीं है। हाँ, सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो वो 61 में कवर हो जाएंगी। और पीजीबीपी के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो इंस्टीट्यूट के बुक में हैं, जो इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, जो मेरी बुक में हैं, जो राइटर्स की बुक में हैं, सारे एनालाइज करने के बाद 61 एडजस्टमेंट्स पर मैं पहुंचाऊं कि हाँ, इन खर्चों को अगर हम लोग क्लास में डिस्कशन कर लेते हैं तो हमें थ्योरी को रीड करने की शायद जरूरत कम पड़े अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो। हाँ, दिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट। सर प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 15 पेज के 61 एडजस्टमेंट्स, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ योर रेगुलर क्लास। आप जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, रेगुलर नोट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जिस टीचर से, मेरे से, किसी दूसरे टीचर से, वो रेगुलर क्लास में प्रेजेंट रहिए, पूरा फिनिश कीजिए, पूरे को रिवाइज कीजिए, उसके बाद इसको देखिए। आप सोचेंगे नहीं मैं पीजीबीपी की रेगुलर क्लास में नहीं रहूंगा, मुझे इसी से काम चलाना है, तो काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। सर ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ योर रेगुलर स्टडी। पहला एक्सपेंस अमलगमेशन और डिमर्जर एक्सपेंस। अगर अमलगमेशन डिमर्जर एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी डेबिटेड है, तो पहला स्टेटमेंट, क्या ये अलाउ होता है? ये क्या बिजनेस एक्सपेंडिचर हम इसे मानेंगे? क्या हमने इससे रिलेटेड कोई सेक्शन पढ़ने की कोशिश पढ़ा है? रिकॉल करने की यहां पर कोशिश करेंगे। आपको यहां रिकॉल करना है कि क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, और पढ़ा है तो उसका सेक्शन क्या है। और शायद आपको बताया है कि इन सब सेक्शन को याद रख लेने में ही भलाई है, एग्जाम में लिखने में अच्छा लगता है। सर यस, अमलगमेशन डिमर्जर का एक्सपेंडिचर कंपनी को बेनिफिट मिलता है, और सिर्फ कंपनी के ही केस में तो होता है। अमलगमेशन या डिमर्जर के खर्चे फर्म और एलएलपी में तो होंगे नहीं। हाँ, कंपनी अगर फॉरेन हुई तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडियन कंपनी को इस खर्चे का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सिर्फ 1/5 मिलता है, तो बाकी का 4/5 अगले 4 सालों में। अगर 50,000 का खर्चा है तो 10-10 हजार करके 5 बार मिलेगा, ऐसा सेक्शन 35DD बोलता है। 35DD। तो अब चूंकि ऑलरेडी तुम 50,000 डेबिट कर चुके हो अपने पीएनएल अकाउंट में, तो 4/5 डिसअलाउ करोगे, यानी 40,000 रुपए को अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नेट प्रॉफिट और कहां पहुंचना है, पीजीबीपी इनकम पे, तो ऐड करना होगा 40,000 रुपए, डिसअलाउ। सर अगर क्वेश्चन में यह लिखा है कि तुमने अभी तक ये खर्चे डेबिट नहीं किए हैं, तो अपनी तरफ से 10,000 माइनस कर देना। लेकिन हमारी जितने भी एक्सपेंडिचर्स का डिस्कशन है इस क्लास में, इसमें उन सभी में यही कॉमन एजम्पशन है, ऑल एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड। वीआरएस एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय को दे रहे हैं, यहां क्या बताया, अगर एम्प्लॉय को कोई और पेमेंट दे रहे हैं, जैसे ज्वाइनिंग बोनस,
मत जाओ मुझे छोड़ के उसका पैसा, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, सर उस सारा का सारा रुपया एक बार में अलाउ होगा। अगर किसी एम्प्लॉय को हमने 1 लाख रुपया दिया है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लो, ज्वाइनिंग बोनस अलाउ हो जाएगा। 1 लाख रुपया दिया है नहीं छोड़ के जाने का, फुल्ली अलाउ होगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का पैसा लेता है 4 लाख रुपए, तो लॉ बोलता है 35 DDA कि 1/5 करके 5 बार मिलेगा। अब तुमने ऑलरेडी 4 लाख डेबिट कर दिया है, तो 4/5 3,20,000 डिस अलाउ हो जाएगा। और डिस अलाउ का मतलब हम प्रॉफिट में एड बैक कर देंगे, प्रॉफिट में एड बैक कर देंगे। और फिर क्या बताया था, अगले 5 सालों में अगर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो जाए, अमलगमेशन हो जाए, डिमर्जर हो जाए, मैं मान लो फर्म हूं और मैं कंपनी में बदल जाऊं, मैं कंपनी हूं एलएलपी में बदल जाऊं, तो फिर बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स के लिए बेनिफिट नई एंटिटी लेगी। वीआरएस एक्सपेंडिचर्स 5 साल तक डिडक्शन मिलता है। उन 5 सालों में अगर मैं फर्म से कंपनी बन जाऊं, कंपनी से एलएलपी बन जाऊं या अमलगमेशन डिमर्जर हो जाए, तो रिमेनिंग पीरियड के लिए बेनिफिट सामने वाले को मिलेगा, नई एंटिटी को मिलेगा। एंड डेप्रिसिएशन की तरफ प्रोरेटा नहीं करना है, कुछ दिनों के लिए पुरानी कंपनी को, कुछ दिनों के लिए नई कंपनी को, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर 1 लाख डेबिट है और कुछ नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा है, तो एज्यूम करेंगे कि इट इज एज पर लॉ सेक्शन 35D के अकॉर्डिंग ये खर्चा है, 1/5 अलाउ, 4/5 डिस अलाउ। लेकिन अगर तुम्हें मेहनत करनी है यानी खर्चों का टोटल करना है, तो पहले खर्चों का टोटल करोगे और उसको रोकोगे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अगर कंपनी हो, तुम अगर कंपनी हो तो 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज हायर मिलेगा। 1/5 अलाउ होगा, 4/5 डिसअलाउ, यानी 80,000 रुपीज 4/5 को आप नेट प्रॉफिट में क्या करो, एड बैक करो। सेक्शन कौन सा, 35D। तो एग्जाम में P&L अकाउंट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर डेबिट हो सकता है, वीआरएस एक्सपेंडिचर डेबिट हो सकता है, एज वेल एज आपका अमलगमेशन एक्सपेंडिचर डेबिट हो सकता है। जैसा जो डेबिट रहे उसी के हिसाब से आप काम कीजिएगा, ये ध्यान में रखना है। आइए चौथे खर्चे में चलते हैं, अगले पेज पे। फोर्थ एक्सपेंडिचर, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, इसके लिए क्या पढ़े, इसका बेनिफिट सिर्फ कंपनी को मिलता है। अच्छा, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों का मिलता है, लेकिन कैपिटल 1/5 अलाउ होगा, 4/5 डिस अलाउ होगा, यानी फिर से 10,000 अलाउ होगा, 40,000 रुपए प्रॉफिट में जोड़ देंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रॉफिट में डेबिट कर दिया है कितना, 50,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, क्वेश्चन अगर मिस्टर ए का हुआ, फर्म का हुआ, तो डिस अलाउ फुल अमाउंट। और सर ये तो मैंने रट्टा मारने ही बोला हुआ है, टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई। सर एम्प्लॉयर बोलता है नॉन मॉनेटरी पर्क घर ले लो रहने के लिए, और इसके कारण जो तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, टैक्स लगेगा, वो टैक्स भी मैं ही दूंगा, यानी कुल मिला के घर भी मैं दूंगा और उससे लगने वाला टैक्स भी मैं ही दूंगा। तो अगर इतनी अच्छी सेवा करोगे तो इनकम टैक्स बोलता है कि जाओ, इस टैक्स का डिडक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा, पीजीबीपी में घटाने नहीं मिलेगा। और सैलरी की क्लास में ये टैक्स का अमाउंट एग्जम्प्ट होता है। एम्प्लॉय के हैंड पे ये टैक्स का अमाउंट, जो टैक्स का पोर्शन है, मान लो एम्प्लॉयर ने 3,000 रुपए टैक्स जमा किया, तो वो 3,000 एम्प्लॉयर को डेबिट करने नहीं मिलेगा, एंड एम्प्लॉय के हैंड पे वो एग्जम्प्ट होगा। सर कभी कभी ना हम लोग प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं एम्प्लॉय के बिहाफ में, क्या ध्यान रखना, एम्प्लॉय के लिए आप कोई भी खर्चा करो डिडक्शन मिलेगा, अगर मना ना हो तो। अलाउएबल इन नेचर होता है, इनकम टैक्स जो ऊपर पे किया नॉन मॉनेटरी पर्क में वो मना है, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स अगर पे करोगे तो अलाउएबल एडजस्टमेंट्स है, इसका कोई एडजस्टमेंट पीजीबीपी में नहीं करेंगे। और सैलरी की क्लास में क्या पढ़ते हैं, प्रोफेशनल टैक्स, अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे करे तो पहले उसे ग्रॉस सैलरी में ऐड करते हैं और फिर डिडक्शन भी लेते हैं, ये सैलरी की क्लास। पीजीबीपी में बताना तो सर कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। बोला सर कभी कभी ना प्रोफेशनल टैक्स अपने लिए भी देते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूं और मैंने अपने ऊपर प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, बिकॉज आई एम इन अ प्रोफेशन ऑफ अ डॉक्टर। यस सर, जैसे फॉर्म ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियरिंग फर्म, इन लोगों को भी कभी कभी, चूंकि वो उस बिजनेस में है, प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। प्रोफेशनल टैक्स चाहे मैं अपने लिए दूं या अपने एम्प्लॉय के लिए दूं, डिडक्शन मिलेगा। सर म्युनिसिपल टैक्स डेबिट है इस बार,
अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में म्युनिसिपल टैक्स बोल के डेबिट है तो अलाउ कर देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, ऑफिस का हो सकता है, गोडाउन का हो सकता है, मैं अलाउ कर देता। लेकिन आगे क्या लिखा है, लेट आउट प्रॉपर्टी या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये तो पर्सनल हो गया। और लेट आउट प्रॉपर्टी जो भी हो, अब तो ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स फुल्ली डिसअलाउ, एड बैक करेंगे। प्रॉफिट में डेबिट है, ऐड कर दो। और एचपी चैप्टर में एचपी इनकम का फॉर्मेट बनाओ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, कर देना। लेकिन वो भी लेट आउट प्रॉपर्टी में करते हैं, सेल्फ में तो उसका भी बेनिफिट नहीं मिलता है। कुल मिला के म्युनिसिपल टैक्स का कोई बेनिफिट पीजीबीपी में नहीं मिलेगा, एंड उसी का बेनिफिट आप ले लेना जीएवी के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते समय। अगर म्युनिसिपल टैक्स ऑफिस, गोडाउन, एम्प्लॉय के गेस्ट हाउस से रिलेटेड हो तो अलाउ हो जाएगा। खाली एक ही कंडीशन है, पेड हो जाना चाहिए। कब तक, आरओआई के ड्यू डेट तक। अगर पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, अभी तक पे नहीं किया और तुम डेबिट कर चुके हो, यही एजम्पशन है, एड बैक कर देना, डिडक्शन नहीं मिलेगा। 9 नंबर, अगर मैंने अपने एम्प्लॉई के लिए, अपने लिए नहीं, अपने एम्प्लॉई के लिए हेल्थ पॉलिसी ली है तो अलाउ हो जाता, लेकिन पेमेंट कैश में कर दी और कैश में पेमेंट करना मना है। 10,000 की लिमिट यहां एप्लीकेबल नहीं है, लिख लो। लिमिट ऑफ 10,000 नॉट एप्लीकेबल। और अगर तुमने पेमेंट अदर देन कैश की होती तो फुल्ली अलाउ हो जाता, फिर हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। सर कभी कभी हम लोग ना मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी जमा करते हैं और डेबिट कर देते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसमें यह लिखा हुआ है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो ऑब्वियसली डिसअलाउ करेंगे, एड बैक करेंगे पर्सनल एक्सपेंडिचर बोल के। एंड डिडक्शन की क्लास में 80D पढ़ते हैं, 25,000 एंड 50,000 की लिमिट। सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की लिमिट अब हो गई है 30,000 से, और अपनी फैमिली है तो 25,000। तो 80D का डिडक्शन ले लेंगे किस पर, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ पर 80D का डिडक्शन मिलता है जीटीआई के बाद। बोला सर एम्प्लॉय के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे किया है, अलाउएबल। ध्यान रखना, एम्प्लॉय के लिए कुछ भी करो सारा खर्चा अलाउएबल होता है, खाली एक पिछले पेज पर मना हो गया था। अपनी फैमिली के लिए डिसअलाउ हो जाएगा, 80C में जाके डिडक्शन ले लेना। ऐसे ही हो सकता है पीएनएल अकाउंट में एनएससी डेबिट हो, सेम ट्रीटमेंट करना है। पीएनएल अकाउंट में पीपीएफ के कंट्रीब्यूशन का डेबिट हो, सेम ट्रीटमेंट करना है। जब हम लोग 80C की क्लास में रहते हैं तो लाइक बच्चों की ट्यूशन फी का भी डिडक्शन मिलता है। ध्यान रखना, अगर कोई खर्चा जो 80C में एलिजिबल है, ऑब्वियसली वो एक तरह से पर्सनल होगा, पीजीबीपी में तो अलाउड नहीं होगा। पीएनएल अकाउंट में एनएससी डेबिट है, एनएससी खरीदार डेबिट कर दिया, पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन डेबिट कर दिया, या फिर एलआईसी का प्रीमियम डेबिट कर दिया, सबको डिसअलाउ कर देना और सबके जगह 80C का डिडक्शन ले लेना जीटीआई के बाद। सर अगर पॉलिटिकल पार्टी को हमने डोनेशन दिया, इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया तो सर ये भी डिसअलाउ हो जाएगा। स्पेसिफिकली हमने पढ़ा सेक्शन 37(2)B में कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना या उनके मैगजीन में अपना एडवर्टाइजमेंट देने का डिडक्शन नहीं मिलता। हाउएवर जीटीआई के बाद तुम्हें 100% का मैं डिडक्शन दे दूंगा, 100% डिडक्शन। पेमेंट खाली कैश में नहीं करना, लिख लो 100% डिडक्शन। 13 नंबर कंप्लीट। सर अगर डेबिट हो पीएनएल अकाउंट में कि तुमने डोनेशन दिया है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो डिडक्शन की क्लास में इसका डिडक्शन मिलता है। ऐसे भी पीजीबीपी की क्लास में डोनेशन का कहीं भी डिडक्शन नहीं है। कोई भी डोनेशन, चाहे वो चैरिटेबल पर्पस के लिए हो या पॉलिटिकल पर्पस के लिए या अपने बच्चों की स्कूल का डोनेशन हो, किसी भी चीज का डिडक्शन नहीं मिलता है। हाँ, चूंकि आपने एक अच्छा काम किया, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन दिया है, इसका 80G का डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, 80G में काफी सारे फंड्स पड़ते हैं, काफी सारे फंड्स का डिस्कशन होता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। 80G में 15-16 तरह के अलग अलग फंड हैं। कोई भी फंड का डोनेशन अगर डेबिट हो तो यही ट्रीटमेंट करना है। सर फिर से 80G की ही बात है। डोनेशन अगर डेबिट हो, नोटिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दिया है, इसका भी डिडक्शन नहीं मिलता, एड बैक करेंगे। लेकिन फिर से 80G का डिडक्शन ले लेंगे। और 80G की क्लास में खास बात क्या है कि इसको रोकना पड़ेगा 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और फिर उस पर 50% का ही डिडक्शन।
ऊपर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये अच्छे तरीके से कब समझ में आएगा, जब आपका 80G पढ़ा हुआ हो। अगर आप 80G पढ़े हुए हैं डिडक्शन चैप्टर में, तो आपको 14 और 15 नंबर एंट्री समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सर ये तो समझ में ही नहीं आया, तो इसके लिए 80G की क्लास पढ़िए, समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ, पीजीबीपी में इन दोनों डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बच्चे की स्कूल का डोनेशन पर्सनल है, डिडक्शन नहीं मिलेगा, और इसका कोई 80G नहीं मिलता है। सर कस्टमर्स और अपने डीलर्स को, मार्केटिंग एजेंट्स को हमने गिफ्ट पैक दे दिया, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दे दिए, हमने टीवी फ्रिज का डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया। पर्सनल फैमिली मेंबर को तो नहीं कराया ना, हमने किसको दिया? कस्टमर को दिया। हमने किसको दिया? डीलर को दिया। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, पीजीबीपी एक्सपेंडिचर है। ये नोट्स आपके पास ना हो, फिर से आप अपना नाम, लोकेशन, कौन सा कोर्स है, कौन सा लेवल है, कब एग्जाम है, ये लिख के भेज दीजिए। और सर मुझे पीजीबीपी से रिलेटेड एक्सपेंस एडजस्टमेंट की सीट चाहिए, पीजीबीपी से रिलेटेड इनकम एडजस्टमेंट की पीडीएफ फाइल चाहिए, ऐसे करके आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। 18 नंबर, सर अगर फंड अनरिकॉग्नाइज्ड हो तो डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, इन सब में पैसा भेजा है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, 100% डिसअलाउ। प्रॉफिट में क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे। प्रॉफिट में क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे। हाउएवर अगर एम्प्लॉयर ने ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड, आरपीएफ, अप्रूव्ड सुपरन्यूशन फंड में पैसा दिया है फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन पैसा फिर जमा हो जाना चाहिए, कब तक? आरओआई के ड्यू डेट तक। कोई परसेंटेज की लिमिट नहीं है, अमाउंट की भी कोई लिमिट नहीं है। सर 1,50,000 की लिमिट वो एम्प्लॉय के लिए होती है, सैलरी की क्लास में होती है, डिडक्शन की क्लास में होती है। ये क्वेश्चन बना जो रहे हैं वो आप एम्प्लॉयर के लिए बना रहे हैं, पीजीबीपी चैप्टर के लिए बना रहे हैं। एम्प्लॉयर का पैसा फंड में गया है, एम्प्लॉयर के लिए बताओ क्या होगा? पीजीबीपी में डेबिट कर देंगे। और प्लीज यहां 80C मत ले लेना, 80C का बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलता है, एम्प्लॉयर को नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। बोला सर 20वां नंबर क्या है? पढ़ते हैं क्लास में इस सेक्शन को हम लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड, न्यू पेंशन स्कीम में अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है तो ये सेक्शन बोलता है 10% ऑफ सैलरी तक डिडक्शन मिलेगा। वो भी पैसा पे हो जाना चाहिए आरओआई के ड्यू डेट तक। सर ये बार बार ये क्या है आरओआई का ड्यू डेट, आरओआई का ड्यू डेट? सेक्शन 43B, अगर कोई एम्प्लॉयर किसी फंड में पैसा जमा करता है तो उसका डिडक्शन तभी मिलेगा जब वो पैसा आरओआई के ड्यू डेट तक जमा हो जाए, चाहे वो फंड ग्रेच्युटी फंड हो या पेंशन फंड ये वाला हो या ऊपर वाला। सर अगर प्रोविजन बनाओगे तो हम डिडक्शन नहीं देंगे, डिसअलाउ। लेकिन हाँ अगर ग्रेच्युटी फंड में पैसा चला गया या ग्रेच्युटी पेएबल है, बंदा रिटायर कर गया, तो अलाउ हो जाएगा। यहां ऐड कर दो फर्दर, इफ ग्रेच्युटी इज पेएबल। ग्रेच्युटी पेएबल है, क्यों? बंदा रिटायर कर चुका है, अब ये डिसाइड हो चुका है कि उसको 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी का देना है। अब मैं डेबिट करना चाहता हूं, अकाउंट में प्रोविजन बनाना चाहता हूं क्योंकि अगले साल उसको दूंगा, अलाउ हो जाएगा। ग्रेच्युटी क्या तो पेएबल हो जाए या आप पैसा फंड में जमा कर दो तो आप अलाउ कर देना, सिर्फ प्रोविजन बनाओगे तो नहीं देंगे। तो देंगे ही नहीं। अगर आपने अगले सालों होने वाले कोई लॉस है, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है जो अभी तक फिक्स नहीं हुई है, उसको तो हम अलाउ करेंगे ही नहीं। पूरा का पूरा प्रॉफिट एड बैक कर देंगे, पूरा का पूरा जो भी अमाउंट है डेबिट का हम एड बैक कर देंगे। सर अगर आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर रखा है कि कुछ पैसा हम जनरल रिजर्व में रह गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया है, प्रोविजन फॉर अनअसर्टन, ये ध्यान रखना। अभी लायबिलिटी आपके ऊपर आई नहीं है। सर एक बंदा रिपेयर करके चला गया, लायबिलिटी आ गई, लेकिन लायबिलिटी आई नहीं है, अनअसर्टेन्ड है या कंटीजेंट लॉस, किसी भी चीज का अलाउंस नहीं मिलेगा, किसी भी चीज का अलाउंस नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में एड बैक करेंगे। सर अगर एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि रिजर्व बन सकता है 33AB में, 3617A में बैंक्स के लिए या टी रबड़ कॉफी वालों के लिए, तो सिर्फ उतना ही आप प्रोविजन और रिजर्व बना सकते हो। अगर एक्ट साइलेंट है, अगर जनरली ध्यान रखिए जब तक एक्ट ना बोले हम किसी चीज का प्रोविजन वगैरह नहीं बनाएंगे, ऐसा है। सर
अगर P&L अकाउंट में डेबिट है क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, जिसको तुमने एज ए इन्वेस्टमेंट रखा हुआ था, अगर एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखते तब अलाउ हो जाता, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल गेन में जाएगा, कोई भी लॉस जो डेबिट किए हो एड बैक करना पड़ेगा। और कैपिटल गेन में जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं कैपिटल गेन का, वो फॉर्मेट फॉलो करके कैपिटल लॉस निकालना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। ये बात क्लियर है कि यहां जो भी चीज डेबिट है वो एड बैक कर दो, डिसअलाउ होगी, क्योंकि ये कैपिटल गेन का आइटम है। फर्दर इसको हम लोग डेप्रिसिएशन की क्लास में पढ़ते हैं, ऑलरेडी सारी वीडियो डेप्रिसिएशन की अपलोडेड भी है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर प्लांट बिल्डिंग, सर न लॉस डेबिट होगा न इनकम न प्रॉफिट क्रेडिट होगी, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, डिसअलाउ हो जाएगा, एड बैक कर देंगे, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, डेबिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब आप जाइए कैपिटल गेन की क्लास में, सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग लॉस निकालिए। हाँ, हम लोग सेक्शन 50 कहां पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ते हैं। सेक्शन 50 डेप्रिसिएशन चैप्टर में फॉलो करेंगे, वहां जो लॉस आएगा उसे कैपिटल गेन में लेके जाएंगे, पीजीबीपी में फिर भी डेबिट नहीं होगा। 26 नंबर पे हैं हम लोग, 26 नंबर पे हैं हम लोग। 26 में आपने क्या किया है, 26 परचेज ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट डेबिटेड, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दिया है। पहली बात, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट नहीं करते हैं, अगर हम बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट परचेज करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, अलाउ होता अगर ये रिसर्च पर्पस होता, अलाउ होता अगर सेक्शन 35AD 14 स्पेसिफाइड बिजनेस का केस होता तो। फिलहाल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिसअलाउ, डिसअलाउ का मतलब नेट प्रॉफिट को उतने अमाउंट से बढ़ा देंगे। डिसअलाउ, कोई भी खर्चे को अगर हम लोग डिसअलाउ कर रहे हैं तो उस एक्सपेंडिचर को नेट प्रॉफिट में ऐड कर दे रहे हैं। आपको नेट प्रॉफिट बढ़ाना है, हेडिंग क्या लिखना है, सबसे शुरू में हेडिंग लिख चुके हैं आप, एक्सपेंडिचर डेबिटेड बट नॉट अलाउएबल। इसके वर्किंग नोट्स में क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर है इसीलिए इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, और आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब कितना, हाफ या फुल, वो पुट टू यूज की डेट दी हुई होगी। सपोज करो क्वेश्चन में पुट टू यूज की डेट नहीं दे रखी है, तो आपको एज्यूम करना है कि ये प्लांट बिल्डिंग फर्नीचर 180 दिन और उससे ज्यादा यूज हुआ है। ये नोट देके आप फुल डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेना। एडिशनल लोगे या नहीं लोगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, नहीं लोगे तो लिख देना, इट इज एज्यूम्ड दैट एसएससी और प्लांट इज नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। सर अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आपने कैश परचेज किया है प्लांट का और प्लांट की कीमत 10,000 से अधिक है और पेमेंट भी तुमने एक दिन में एक पर्सन को 10,000 से अधिक किया है, तो हम उसे कॉस्ट में ऐड ही नहीं करेंगे, कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। एक तो तुमने प्लांट को खरीद के डेबिट कर दिया है, प्लांट कैश में खरीदा, एक गलती, दूसरी गलती तुमने इसे डेबिट कर दिया है, तो डिसअलाउ करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन भी नहीं लेंगे क्योंकि तुमने एक पर्सन को एक दिन में पेमेंट 10,000 से अधिक की कर दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेक्शन 43(1) का अमेंडमेंट। सर कैश में पेमेंट की है, पेमेंट इन कैश, अगर आप कैश पेमेंट करते हो जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, तो सेक्शन 40(3) लग जाता है, और 10,000 से अधिक का अमाउंट एक पर्सन को एक दिन में पेमेंट करोगे तो होल कैश पेमेंट। सर पार्टली कैश है और पार्टली चेक है, तो चेक वाला अलाउ हो जाएगा, कैश वाला अलाउ नहीं होगा। से 30,000 की सैलरी दे दी कैश में, टीडीएस काट के दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, काटो ना, टीडीएस तो कटेगा ही। सर टीडीएस काट कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन, कैश में नहीं देना था, हम डिसअलाउ करेंगे इस सेक्शन के अंदर। हाँ, ट्रांसपोर्टर की लिमिट कितनी है, 35,000। तो दोनों 27 नंबर और 28 नंबर पास पास लिखा हुआ है। एक बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कैश में नहीं करना है, दूसरा बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैश में नहीं करना है। बोला सर सुनो, मैं बिजनेस कर रहा हूं और इस बार मैंने रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदा है, कैश में खरीदा है, फार्मर से खरीदा है, तो ये तो एक्सेप्शन है। अगर आप ओरिजिनल प्रोड्यूसर, कल्टीवेटर, सप्लायर से अगर कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट लाइक अंडे आप ला रहे हो पोल्ट्री फार्म से, मिल्क ला रहे हो आप गाय वाले से, पोल्ट्री फार्म से अंडे लेके आ रहे हो आप,
डेयरी फार्म से मिल्क लेके आ रहे हो, रॉ मटेरियल अगर ओरिजिनल कल्टीवेटर प्रोड्यूसर से लेके आ रहे हो आप, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो कैश में पेमेंट कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन में कवर है। एक्सेप्शन में और भी पॉइंट्स हैं, मेन नोट्स को देखिए, जैसे आप गवर्नमेंट को कैश में पेमेंट कर सकते हैं, बैंक में जाके कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, एटसेट्रा। काफी सारे पॉइंट्स हैं जहां कैश में पेमेंट करो तो अलाउ होगा, 10,000 की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। एक्सेस पेमेंट टू जान पहचान के लोग, फर्म है तो पार्टनर्स और उनके रिलेटिव्स, कंपनी है तो डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स और उनके रिलेटिव्स। शेयर होल्डर में मिनिमम होल्डिंग 20% की देखनी है, 48(2) लग जाएगा। एक्सेस पेमेंट को डिसअलाउ कर देंगे, पूरे पेमेंट को नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सेस पेमेंट को। जब कैश पेमेंट करते हैं तो फुल अमाउंट डिसअलाउ हो जाता है, 10,000 माइनस नहीं करते हैं। और यहां अनरीजनेबल पेमेंट करेंगे तो सिर्फ एक्सेस अमाउंट डिसअलाउ का मतलब प्रॉफिट में एड बैक कर देंगे। डिसअलाउ जहां जहां लिखा हुआ है वहां वहां क्या कर रहे हैं हम, ठीक करने के लिए। ऑलरेडी आप खर्चे डेबिट कर दिए तो हम प्रॉफिट में ऐड करेंगे। अब एक्सपेंडिचर डेबिटेड बट नॉट पेड, तो उसमें देखना है कि 43B के वो 7 खर्चे तो नहीं। अगर 43B के 7 खर्चे हैं तभी वो डिसअलाउ होंगे। अगर 8वां 9वां 10वां कोई खर्चा है, लाइक अनपेड रेंट, अनपेड रेंट पे 43B लगता ही नहीं है, इसीलिए रेंट पे करो या ना करो अलाउ हो जाएगा। फी पेएबल टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉय, इन सब पे 43B अप्लाई नहीं होता है। जिस पर 43B अप्लाई होगा आप उसी को डिसअलाउ करोगे, बाकी को डिसअलाउ नहीं करोगे। मेन नोट्स में 7 खर्चों को याद करके जाना जरूरी है एग्जाम में। पेनल्टी, कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टी लगी है, बैंक वाले ने पिनल इंटरेस्ट चार्ज किया है। सर कोई लॉ का फॉलो ना करना और वहां पेनल्टी लगना अलाउ नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी या बैंक वाले एक्सेस इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं पेनल्टी के नाम पे, अलाउएबल हो जाएगा। कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी क्योंकि पहले से ही तुम डेबिट कर चुके हो। पेनल्टी अगर किसी लॉ में लगे, चाहे वो लॉ इनकम टैक्स का हो या जीएसटी का हो, कस्टम का हो। देखो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता है तो आप सोचेंगे उसकी पेनल्टी भी अलाउ नहीं है, तो ध्यान रखना इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी और कस्टम अलाउएबल एक्सपेंडिचर है लेकिन उसकी पेनल्टी नहीं, आप एडबैक करेंगे, आप एडबैक करेंगे। पॉइंट नंबर 34 में क्या है, 61 तक पहुंचना है, सुनते रहिएगा, बीच में नहीं उठना है, पूरा रिवाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो सहूलियत होगी बनाने में। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए जहां से मौका मिले, मेरी बुक, कहीं और से बुक, इंस्टीट्यूट की बुक, इंस्टीट्यूट के पास ईयर क्वेश्चन स्कैनर, जहां से मौका मिले। हाँ, सॉल्यूशन होना चाहिए उसका आपके पास। अगर उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा जिसका फुल फ्लेज सॉल्यूशन हो। एग्जाम पास में है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाइएगा जिसका सॉल्यूशन आपके पास न हो। रिसर्च नहीं करना है, सॉल्व करके आंसर को नहीं मिलाना है, हम वही क्वेश्चन करेंगे जिसका सॉल्यूशन हमारे पास हो। ब्रैकेट में आंसर 3 लाख मिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा एज इफ कि आपने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं। यही गुरु मंत्र रखिएगा लास्ट में अगर रिवीजन करना चाहते हैं एग्जाम पर्पस के लिए। सर प्रोविजन और जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है उतना रिवीजन कर लो, वही काफी है। प्रोविजन बना दिया इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता, प्रोविजन का कैसे मिलेगा। और ऐसे भी क्या ध्यान रखना है, किसी भी चीज का प्रोविजन बनाओ, अगर वो अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी है तो उसका डिडक्शन तो मिलेगा ही नहीं। अनअसर्टेन्ड यानी अगले सालों में लायबिलिटी आने वाली है, उसका प्रोविजन आज बना रहे हो, डिडक्शन नहीं मिलेगा। 35 नंबर, पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर रखा है इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, डेफर्ड टैक्स या इंटरेस्ट अंडर दीज 3 सेक्शन। डेबिट ऑलरेडी कर रखा है, अलाउ नहीं होते हैं, अलाउ नहीं होते हैं, ये एएस के अकॉर्डिंग बनता है। अकाउंट्स में एएस 22 कहता है डेफर्ड टैक्स डेबिट करो या क्रेडिट करो, आपने इन सब को डेबिट कर रखा है, अलाउ नहीं होगा, एडबैक कर देंगे। सैलरी पेड, ठीक है कोई बात नहीं, अलाउ कर देते। विदाउट टीडीएस, इंडिया के बाहर 100% डिसअलाउ, 100% डिसअलाउ। और बाद में कोई रेमेडी नहीं है। 40A3 लग रहा है, 40A3 बोला सर बाद में टीडीएस काट देंगे तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक बार जो गलती हो गई होगी। बाकी सर अगर सैलरी या अदर पेमेंट्स अगर रेसिडेंट इन इंडिया को पे कर रहे हैं विदाउट टीडीएस तो 30% डिसअलाउ होगा, बाकी बाद में हम अलाउ कर देंगे जब भी टीडीएस काटो।
30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा अगर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं तो। समटाइम्स हम पेमेंट करते हैं वो टीडीएस की लिमिट के अंदर ही करते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट 1,80,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा तो आप पे कर सकते हैं, अलाउ होगा। फॉर एग्जांपल सैलरी 2,50,000 तक की पेमेंट पर टीडीएस नहीं कटता है, अलाउ कर देना, क्योंकि टीडीएस के प्रोविजन ही अप्लाई नहीं हो रहे हैं। क्या सिखाया क्लास में? 48(1)(a है ये, 40(a)(1)(a). पहले ये चेक करो कि टीडीएस के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। उसके लिए टीडीएस की क्लास की लिमिट्स और सेक्शन देखो, 194C, 194J, 194H, 192, 194A, 193, काफी सारे सेक्शन है जो पीजीबीपी में ओवरलैप करते हैं। ब्रोकरेज का, कमीशन का, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, सैलरी, इंटरेस्ट, काफी सारे सेक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट, आप उनको अगर तैयार कर लो तो आप अलाउ डिसअलाउ यहां पे सीख लोगे टीडीएस का। सर अगर पेमेंट एनआर को जा रही है बिना टीडीएस के, सैलरी तो पहले हो गया, ये सैलरी के अलावा है 100%। अगर इंडिया में रेसिडेंट को जा रही है बिना टीडीएस काटे तो 30% डिसअलाउ, इंडिया के बाहर पेमेंट जा रही है तो 100% डिसअलाउ। सर जी देखो ना, मेरे अकाउंटेंट ने एसएटीसी की बुक्स में ना ड्राइंग और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर डेबिट कर दिया। अरे घर से फोन आता है कि आज ये सामान खरीदवा के सर की गाड़ी में रख देना। घर से फोन आ गया, स्टाफ ने वो काम कर दिया, शाम में घर भी पहुंच गया सामान, स्टाफ ने दिन में उसे एसएटीसी की बुक्स में सर का ड्राइंग्स के नाम से, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के नाम से डेबिट कर दिया। करते जा रहा है, वो पीएनएल अकाउंट में भी चला गया। क्या करो सर? पर्सनल एक्सपेंडिचर है, डिसअलाउ कर दो, एड बैक कर दो, प्रॉफिट को बढ़ा दो। अपने आप को इंटरेस्ट, अपने आप को सैलरी, अपने आप को रेंट देना मना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर आप अपने कैपिटल लगाते हो बिजनेस में तो उस पर प्रॉफिट आप ही को तो मिल रहा है। सैलरी स्टाफ को दो, अपने आप को मत दो। और प्रीमाइसेस है अगर आपका तो डेप्रिसिएशन क्लेम करो ना। आप सोचोगे कि ये प्रीमाइसेस मैं दूसरे को देता तो रेंट 40,000 मिलता, इसीलिए 40,000 डेबिटेड। ना बाबा ना, ऐसा नहीं करना है, चौलवे ना, नहीं करना है। फी पेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर इनकम टैक्स मैटर। सर इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता, इनकम टैक्स के प्रोविजन का डिडक्शन नहीं मिलता, पेनल्टी का नहीं मिलता, लेकिन सीए को हायर करोगे बिजनेस के कोर्स में, सीए, सीएमए, सीएस, जाओ, तीनों खुश रहो। सर इनको अगर हम हायर करेंगे, लॉयर को हायर करेंगे, उन्हें प्रोफेशनल फी देंगे, मैटर इनकम टैक्स का होगा। इनकम टैक्स तो नहीं है ना, इनकम टैक्स का मैटर है, अलाउएबल है, अलाउ हो जाएगा। पिछले सालों का खर्चा मर्केंटाइल बेसिस है सर, पिछले सालों का खर्चा डेबिट करना, पिछले साल भूल गए तो पिछले साल को ठीक करो, पिछले साल की रिटर्न रिवाइज करो, इस साल हम आपको डेबिट करने नहीं देंगे, अलाउ नहीं होगा, एड बैक करो। लेकिन कुछ सेक्शंस हैं जो बोलते हैं फ्यूचर में गलती को ठीक कर लो, फ्यूचर में डिडक्शन दे देंगे। लाइक 43B, जब तक पे नहीं करोगे तब तक डिडक्शन नहीं मिलेगा। 40A(1)(1)(a), जब तक टीडीएस काट के जमा नहीं कर दोगे तब तक डिडक्शन नहीं मिलेगा। 43 पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन है, पार्टनर को इंटरेस्ट दे दिया 15%, अलाउ होगा 12% तक, बैलेंस 3% डिसअलाउ, एड बैक कर देंगे। एंड सुनो, एंड क्या सर, ये जो आपने अलाउ किया है 12% तक, ये पार्टनर के हैंड पे पीजीबीपी में टैक्स हो जाएगा, पार्टनर के हैंड में पीजीबीपी में टैक्स हो जाएगा। इसके लिए हम लोग अलग से फर्म की क्लास भी पढ़ते हैं, जिसकी वीडियो भी यूट्यूब पे पूरी आएगी। फर्म की क्लास, जैसे डेप्रिसिएशन के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं, यस, 44AD, AE, ADA के सारे लेक्चर्स यूट्यूब में हैं, वैसे ही टैक्सेशन ऑफ फर्म की सारी लेक्चर्स यूट्यूब पे आएंगे, डोंट वरी। सर फर्म है, अगर हम सैलरी टू द पार्टनर्स को देते हैं तो 40b लगता है, यही फर्म की क्लास में कवर होता है। सर पहले एड बैक कर देंगे, फिर फर्म की क्लास में जाके 40b में लिमिट पढ़ते हैं हम लोग, बुक प्रॉफिट का 90% एंड 60%। बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए तक 90% आपको सैलरी रेम्युनरेशन बांट सकते हो, बुक प्रॉफिट 3 लाख के ऊपर हो तो मैक्सिमम 60%। तो इसकी तो डिटेल्ड क्लास आपको लेनी चाहिए, ले लेना, 5-6 मार्क्स तक का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है और इसकी वर्किंग सीख लेना। ये वन लाइन आंसर नहीं है, आपको 40B का बुक प्रॉफिट का परसेंटेज वगैरह निकालना आना चाहिए। स्टॉक एडजस्टमेंट्स लिख तो दिया है, याद करना पॉसिबल नहीं है, याद कर लो तो लो, आपके लिए मैंने लिख दिया। एग्जाम में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू या ओमिटेड
5 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक था, लिखना भूल गए तो प्रॉफिट को 5 लाख से बढ़ा दो, ऐसा भी होता है। ये तो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड है। कभी कभी होता है तुमने ओपनिंग स्टॉक में 1 लाख का स्टॉक लिखना भूल गए, तो ओपनिंग स्टॉक में जब 1 लाख का स्टॉक बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम करना होगा। ओमिटेड, भूल गए लिखना, क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गए, लिखो, इनकम को बढ़ानी पड़ेगी। इनकम ओपनिंग स्टॉक लिखना भूल गए, लिखो, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। सर 46 लोन लिया है एजुकेशन के लिए, उसका इंटरेस्ट पे किया, उसको भी यहीं डेबिट कर दिया। मतलब कैसे अकाउंटेंट हो यार, जो भी खर्चा देखा, पर्सनल हो, ऑफिस का हो, कैपिटल हो, दूसरे का हेड हो, सारा रायता यहीं फैलाना है तुम्हें, हर चीज डेबिट कर दी। कोई बात नहीं सर, तुम डेबिट करो, हम ठीक करेंगे इसे, तुम डेबिट करो, हम डिसअलाउ करेंगे। हाँ, एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट का 80E का डिडक्शन भी मिलता है, ये ध्यान रखना है। ट्यूशन फी पेड फॉर चाइल्ड, फिर पर्सनल एक्सपेंडिचर डिसअलाउ करो, लेकिन ध्यान रखना इसका 80C का डिडक्शन मिलता है। लॉटरी टिकट एक्सपेंडिचर डेबिटेड, इसकी इनकम तो iOS में जाती है, कैजुअल इनकम 30% का टैक्स लगता है, खर्चा डिसअलाउ होगा। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कोई डिडक्शन भी नहीं मिलता है इसका। 49 इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी वो कहां गई, iOS में ना, खर्चा भी iOS में लेके जाओ, यहां डिसअलाउ करो, iOS में डिडक्शन लो, लेकिन वो इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट से अगर डिविडेंड की इनकम एग्जम्प्ट है तो एग्जम्प्टेड इनकम को अर्न करने का कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता है। आपने लोन लिया, इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट से अगर एग्जम्प्टेड इनकम आएगी तो फिर लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना होगा। सर एसटीटी पेड ऑन शेयर्स, पीजीबीपी में क्या कर रहा है भाई, बगल में तो इन्वेस्टमेंट लिखा था, हटाओ यहां से। और सुनो, कैपिटल गेन में हम इसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर नहीं मानते हैं। कैपिटल गेन की क्लास में हम ब्रोकरेज पे करते हैं तो उसका डिडक्शन मिल जाता है, एसटीटी पेड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड का डिडक्शन नहीं मिलता है। 50 पे पहुंच गए, 11 एंट्री और बची है, अब बनाना इनकम एडजस्टमेंट है। सर एक्सपेंस एडजस्टमेंट्स की ये वीडियो चल रही है, इसके बाद हमारे पास 40-45 इनकम एडजस्टमेंट्स की वीडियो है, वहां और अच्छे से ध्यान रखेंगे। और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। रेंट एक्सपेंस, ये बहुत अच्छा है, ये जनरली मैं पीजीबीपी की क्लास में ना डिस्कस नहीं कर पाता हूं, लेकिन हाँ जब आप 80GG की क्लास, डिडक्शन की क्लास लेते हो ना, तब समझ जाते हो इसका इंपॉर्टेंस। और इंस्टीट्यूट ना बहुत बार ये पूछता है, ध्यान रखना एग्जाम में। डोनेशन वाले क्वेश्चन पहले हम लोग किए हैं, पहले लिखा हुआ था डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, LIC भी कर लिया, अभी थोड़ी देर पहले ट्यूशन फी भी कर लिया। ये इंटरेस्टिंग है, 51 नंबर इंपॉर्टेंट करना। जनरली मैं अपनी रेगुलर क्लास में इसको डिस्कस नहीं कर पाता हूं, आज कर रहा हूं ये एजम्पशन लेके कि तुम लोग सारा कोर्स कंप्लीट कर चुके हो। वैसे ना एजम्पशन तो मैंने ये लिया कि तुम पीजीबीपी पढ़ चुके हो, लेकिन खुद बताओ ना, अगर बीच बीच में अगर 80GG, 80U, 80E आए तो इसका मतलब क्या है, इन सब बातों को आप डिडक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हो या पढ़ोगे। अच्छा पढ़ चुके हो तब तो याद आ जाएगा, नहीं पढ़े हो तो पेंडिंग, आगे देख लेंगे कौन सा है। अभी तो पीजीबीपी हमारा सही बनना चाहिए ना, जीटीआई तक सही बन गया तो टीआई तो किसी से देख भी लेंगे तो भी बन जाएगा। हाँ, जीटीआई तक अगर सही बना लिए तो टीआई तो आसपास का चेप देंगे, बना देंगे, कॉपी कर लेंगे, क्यों बंधु, नहीं क्या। चलिए 51 रेंट एक्सपेंसेस को अगर हम लोग डेबिट करते हैं, रेंट एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, और वो भी ऑफिस का नहीं है, रेसिडेंस का है, साफ साफ लिखा हुआ है, डिसअलाउ हो जाएगा पर्सनल एक्सपेंडिचर बोल के। फर्दर एसएससी चूंकि रेंट वाले मकान में रहता है तो हमारी डिडक्शन की क्लास 80GG बोलती है कि आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आपको HRA नहीं मिलना चाहिए, एम्प्लॉयर की तरफ से घर नहीं होना चाहिए, आपका उस सिटी में कोई और अपना घर नहीं होना चाहिए जिस सिटी में आप मकान को रेंट पर दे रहे हैं, यानी रेंट आ रहा हो और रेंट जा रहा हो तो 80GG। जैसे आपका उसी सिटी में मकान है तो रेंट आएगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें रेंट आ रहा है और प्लस आप अपना किराए के मकान में रहते हैं तो वहां 80GG लेने की कोशिश नहीं करनी है। कंडीशंस अच्छे से पढ़ना होगा। कार एक्सपेंसेस डेबिट है और लिखा हुआ है कि कार का 20% पर्सनल यूज हुआ है, तो कार से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 20% क्या होगा, डिसअलाउ हो जाएगा। आपने साइंटिफिक रिसर्च बोल के डेबिट कर रखा है,
और अगर 150% का डिडक्शन मिल रहा है, आपने कंट्रीब्यूशन बोल के ऑलरेडी डेबिट कर दिया है से 1 लाख रुपए, और अब आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया है, आईआईटी को दिया है, तो 150% का डिडक्शन मिलता है, तो 50% और माइनस करना है। ध्यान रखिएगा, बाकी पर्पस के लिए अगर हो तो 100% का ही डिडक्शन मिलता है और एडजस्टमेंट नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी आप डेबिट कर चुके हैं 1 लाख रुपए जितना का डोनेशन था। अगर इस केस में फॉल करते हैं तो 50% और घटाना, इस केस में फॉल करते हैं तो कोई एडजस्टमेंट ना करना, क्योंकि 100% का डिडक्शन मिलता है और वो आप घटा चुके हैं। इन हाउस अगर खुद से रिसर्च कर रहे हैं, किसी दूसरों को कंट्रीब्यूशन नहीं किए हैं, तो कंपनी एसईसी को 150% तक का डिडक्शन मिल जाता है पोस्ट कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में। बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग पे 100 मिलेगा। बाकी सभी एसईसी को 100% तक का तो डिडक्शन मिल ही जाता है। तो डेबिट जो कर दिए तो हो गया, 100 में कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जहां 150% का डिडक्शन है वहां 50% और माइनस कर देंगे, 50% का और डिडक्शन ले लेंगे। 55 नंबर, रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को अगर आप डेबिट करते हैं 100% अलाउ हो जाता है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सेक्शन लिखना चाहते हैं लिख लीजिए 35 सीसीए, 35 सीसीए। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर 150% का डिडक्शन मिलना है तो 50% और घटाइएगा, और आप 100% वाले जोन में हैं तो कोई एडजस्टमेंट मत करना, क्योंकि ऑलरेडी आप खर्चा डेबिट कर चुके हो। 53, 54 वाला काफी सारे क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी हम लोग किए भी हैं। 56, अगर आपने नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे खर्चा किया है, ये डिडक्शन सिर्फ कंपनी को मिलता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे खर्चा किया है, किसी को भी मिल जाएगा। 150% का डिडक्शन मिलता है, 100 घटा चुके हैं, 50 और घटाना है। तो यहां तो मैंने साफ साफ लिख दिया है, यही लाइन रिसर्च में लिख लीजिएगा ऊपर आप। प्रिलिमिनरी वीआरएस अमलगमेशन तो शुरू में ही डिस्कस कर लिया था। खेती से रिलेटेड खर्चे अगर डेबिट हैं तो वो पीजीबीपी में अलाउ नहीं होंगे, नेट प्रॉफिट में एडबैक कर देना, अनलेस कि क्वेश्चन टी रबड़ कॉफी का हो। एग्रीकल्चर की क्लास में इसको डिस्कस करते हैं कि अगर टी रबड़ कॉफी की ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो एक ही पीएनएल अकाउंट बनेगा, खेती का खर्चा भी उसी में डेबिट होगा, बिजनेस के खर्चे भी उसी में डेबिट होंगे, तो उसमें डिसअलाउ नहीं करना। मान लो आप शुगर केन की खेती करके चीनी बना रहे हो, आलू की खेती करके आलू की खेती करके सोना बना रहे हो, नहीं, आलू की खेती करके अगर आप चिप्स बना रहे हो, तो उन सब क्वेश्चन में हम लोग एग्रीकल्चर की क्लास में पढ़ते हैं कि 2 पीएनएल अकाउंट बनते हैं। मेरी एग्रीकल्चर की क्लास भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जरूर देखना। उसमें मैंने काफी अच्छे से आलू की खेती करना, शुगर केन की खेती करना, टी रबड़ कॉफी का काफी अच्छा लॉजिकल एग्जाम्पल सब वहां पर मैंने दिया हुआ है। एग्रीकल्चर की क्लास पार्शियल इंटीग्रेशन काफी वहां पर है, डिमांड में काफी रहती हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड पार्ट बोल के अगर आपने डेबिट कर रखा है खर्चा तो अलाउएबल होता है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। फायर इंश्योरेंस, मैं सिर्फ यहां ये बताना चाह रहा हूं कि बुक्स मर्केंटाइल सिस्टम पे है और 2-2 साल के खर्चे तुम डेबिट कर चुके हो तो अलाउ 1 ही साल का होगा, बाकी का 1 साल का डिसअलाउ। खर्चा कोई भी हो सकता है, जस्ट एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं कि मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इसकी भी एडजस्टमेंट कर देना। और अगर क्वेश्चन में सनरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी, आप एक कॉमन कुरियर का खर्चा, एक बिजनेस में, एक ऑफिस में जो खर्चा होता है वो होने दो। एंड छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं जिनका हम कोई अकाउंट नहीं बनाते, कोई लेजर नहीं बनाते हैं, उनको हम मिसलेनियस और सनरी एक्सपेंस बोल के डेबिट करते तो करने दो। और पे नहीं किए हो तो भी डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि 43 भी इन पे नहीं लगता है। मैंने कोशिश की है 61 तक जाने की। अब आपको लगता है कि नहीं ये लिस्ट इनफ नहीं है, और भी खर्चे ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, सर ने इसका डिस्कशन नहीं किया है, तो व्हाट्सएप पे मुझे भी भेजिए और इस लिस्ट को और बढ़ा दीजिए। इस लिस्ट को बढ़ा के 100 तक लेते जाइए। हाँ, मुझे भी जरूर भेजिएगा कि सर देखो ना, एक क्वेश्चन में इस खर्चे का एडजस्टमेंट भी हमने करना पड़ा। कोई लॉजिक होना चाहिए, उसमें कोई सेक्शन लगना चाहिए। नॉर्मल आप लिख के भेजोगे, ट्रैवलिंग कंसिडर नहीं किया आपने, प्रिंटिंग नहीं कंसिडर किया, तो ये सब नहीं। कोई एक ऐसा खर्चा जो मतलब हमें लग रहा है, जैसे लाइक रूरल डेवलपमेंट का खर्चा, बिजनेस से रिलेटेड नहीं था फिर भी अलाउ होता था,
ऐसे कोई खर्चे आपको खर्चे के साइड डेबिट साइड में अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा मानना है कि कोई भी पीजीबीपी का क्वेश्चन उठा लीजिए बेसिक लेवल का, जहां पर केस लॉ वाले एडजस्टमेंट ना हो। जनरली फाइनल लेवल पे केस लॉ के एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं, तो जजमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट ना हो, कॉमन एडजस्टमेंट्स, सेक्शन बेस्ड एडजस्टमेंट, प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट्स, तो इतना इनफ है। बाकी ऑब्वियसली मुझे बताइएगा जरूर मैं ताकि इस खर्चे की लिस्ट को बढ़ा दूं। बेसिक फटाफट वाला रिवीजन करने के लिए काफी है इतना का डिस्कशन करना। हम लोग इनकम का डिस्कशन अब करेंगे। बाय बाय। एक्सपेंसेस के लिए बाय बाय, एक्सपेंसेस के लिए बाय बाय। आई होप कि काफी मैंने कवर कर लिया है, काफी इससे हेल्प भी मिली होगी पीजीबीपी को समझने में। अब है कि आप अपनी हेल्प कीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके, और अगर कोई क्वेश्चन मेरी बुक से पेंडिंग है तो उसको बनाइए, स्टडी मैट से कोई पेंडिंग है तो उसको बनाइए। चलिए बाय बाय। चलिए इनकम एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है। इनकम अराउंड 45 इनकम एडजस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है आपके पीएनएल अकाउंट में। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसमें क्या देखा, 45 तरह की इनकम, 45 तरह की रिसीट। पीएनएल अकाउंट का एक क्वेश्चन जिसमें क्रेडिट साइड में काफी सारी चीजें क्रिएट हो रखी हैं, लाइक सेल्स, इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स, इनकम टैक्स रिफंड, इनकम फ्रॉम यूटीआई, डिविडेंड की इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब चीज रहता है क्रेडिट साइड में। तो हमने ये एज्यूम किया है कि यहाँ जो 45 आइटम्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस को हमने देखा, एनालाइज किया, और हमें लगा इतनी चीजें हमारे क्रेडिट साइड में रह सकती हैं जिसका एडजस्टमेंट करना जरूरी है। सर अभी अभी हम लोगों ने एक्सपेंस के एडजस्टमेंट करना सीखा। एक्सपेंस के एडजस्टमेंट्स करने में आपने देखा कि हमें पीजीबीपी की नॉलेज रखनी होगी, उसके अलावा कुछ खर्चों का हमें डिडक्शन मिल जाता है 80C से 80U में, उसकी नॉलेज भी रखनी पड़ेगी। पीजीबीपी के क्वेश्चंस को जनरली प्रैक्टिकली बोला जाता है ना, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि पीजीबीपी का क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो उसके अंदर जो क्रेडिट आइटम है या डेबिट आइटम है वो दूसरे तीसरे चैप्टर से लिंक होता है। अभी इनकम की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अगर पीजीबीपी में आपने किसी इनकम को गलत क्रेडिट कर रखा है तो उसके बारे में डिसाइड करना होगा कि ये आईओएस में जाएगा या हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा या कैपिटल गेन में जाएगा। फिर वहां जाके क्या होगा, टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा। फिर क्या उस इनकम के अगेंस्ट में हमें कोई डिडक्शन भी मिलेगा 80C से लेकर 80U तक। तो आपको 2-3 एस्पेक्ट सोचने पड़ते हैं जब हम लोग सैलरी के क्वेश्चन करते हैं या कैपिटल गेन के क्वेश्चन करते हैं या हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करते हैं, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। पीजीबीपी के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसमें काफी कम एडजस्टमेंट्स हैं, वो सिखाने के काम में आते हैं। क्लास आप ले रहे हो पीजीबीपी की, हमने क्लास में आपसे छोटी छोटी एडजस्टमेंट करा दी, ठीक है, लेकिन जब मेन एग्जाम में सामने में आता है ना पीजीबीपी का क्वेश्चन और टोटल इनकम का क्वेश्चन, तो हालत खराब हो जाती है। सर डिडक्शन चैप्टर से लिंक होता है, डिडक्शन चैप्टर आपने ऑप्शन में निकाल दिया कि चलो नहीं करके जाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में काफी सारे कॉन्सेप्ट लिंक होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से लिंक होता है, कैपिटल गेन से लिंक होता है, और आप न से किसी मजबूरी के कारण आप सेलेक्टेड स्टडी करके गए हो तो वहां कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, वहां एडजस्टमेंट्स हमें नहीं हो पाती। फिर भी मैंने कोशिश की है कि चलो आप मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूं यहां पर नॉलेज देने की। एक्सपेंसेस की लिस्ट हमने डिस्कस कर ली, अब इनकम की लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपको वीडियो YouTube पे मिल रही है। अगर ये वीडियो YouTube पे मिल रही है तो ध्यान रखिएगा YouTube पे एक्सपेंस के एडजस्टमेंट की वीडियो भी है, YouTube पे पूरे डेप्रिसिएशन की वीडियो है फुल, पूरे पीजीबीपी रिवीजन की 6 वीडियो हैं, और आपका प्रिजम्पटिव इनकम की कोई 15-16 वीडियोस वहां पे हैं। तो इतनी तैयारी अगर यहां से करते हो तो पीजीबीपी में शायद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी मैंने ऑलवेज कहा है, दीज नोट्स और दीज रिविजनरी क्लासेस आर नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ रेगुलर स्टडी। आप जिस टीचर के यहाँ जाते हो या मेरे यहाँ आते हो, वहां जो रेगुलर आप पढ़ाई करते हो 15-16 लेक्चर पीजीबीपी के, सर उसका सब्स्टिट्यूट ये 15 मिनट की क्लास नहीं हो सकती है। आपको पहले वो नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, बेसिक नॉलेज, डिटेल्ड नॉलेज, फिर ये सब काम आएगा, वरना कुछ समझ में ही नहीं आएगा अगर आप पीजीबीपी पहले से नहीं पढ़े हो तो। मेरा एजम्पशन जो भी इनकम की यहां बातें हो रही हैं वो सारी पीएनएल अकाउंट में पहले से क्रेडिट है। अब अगर ये पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो इसको हम माइनस करेंगे।
हम उन इनकम की बात कर रहे हैं, हम उस इनकम की, उस रिसीट की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी तुमने क्रेडिट कर दिया है पीएनएल अकाउंट में। क्वेश्चन में ऑलरेडी क्रेडिटेड लिखा हुआ है या दिख रहा है, क्रेडिट साइड में इट इज अपीयरिंग। अब क्या तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, या फिर वो इनकम नेट प्रॉफिट में से माइनस होगी और किसी दूसरे हेड में जाएगी। तो अब मिली जुली बात देख लेते हैं क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपने देखा मिस्टर एक्स अ प्रोफेशनल, उसने इनकम, रॉयल्टी इनकम क्रेडिट कर रखी है 7 लाख रुपए की पेटेंट से। तो ध्यान रखना, जनरली पेटेंट से या कॉपीराइट से अगर कोई रॉयल्टी की इनकम आती है तो वो बिजनेस इनकम ही होती है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। हाउएवर आप जब टोटल इनकम निकालोगे इस क्वेश्चन का जिसमें रॉयल्टी इनकम है, तो डिडक्शन लेना ना भूलना आरआरबी का। डिडक्शन की क्लास में आरआरबी का डिडक्शन पढ़ते हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है जो इन्वेंटर होता है, जिसके नाम पर पेटेंट है। पेटेंट से अगर कोई रॉयल्टी इनकम आती है तो 3 लाख रुपए तक का वो डिडक्शन ले सकता है। तो सिर्फ ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट, कि कुछ इनकम बेस्ड डिडक्शन भी होते हैं, अगर इनकम होगी तो उसका डिडक्शन मिलेगा। तो वही बातें हो रही हैं। उल्टा आपके और स्ट्रांग हो जाएंगे नॉलेज आपकी। जो ये एडजस्टमेंट जो आप सीखोगे, 7-8 पेज के एडजस्टमेंट्स है, लास्ट के 5 पेज तो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, 7-8 पेज के एडजस्टमेंट से आपकी दूसरे हेड की नॉलेज भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, और ये मैं तो भूल गया था, डिडक्शन में तो खाली मुझे 80C ही याद है। सर जब डिडक्शन हम लोग पढ़ते हैं ना तो बच्चे बोलते हैं 80C आता है, 80D आता है, 80G भी सीख लिया, बस हो तो गया। नहीं सर, काफी सारे सेक्शन हैं, उसमें से एक आरआरबी भी है। उसके बाद आता है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बुक्स। चेतन भगत है आप, रॉयल्टी इनकम आ रही है, बुक लिखते जाते हैं और रॉयल्टी की इनकम आती है। ऑब्वियसली प्रोफेशनल ऑथर है, ये पीजीबीपी की इनकम है, इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। बट अगेन जीटीआई के बाद क्यूक्यूबी का डिडक्शन 3 लाख रुपए तक ना भूलना। बीच बीच में क्लासेस का नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप जान ही रहे हैं किस चीज के लिए लिखा हुआ है। एनीवे इग्नोर दैट। सर पीजीबीपी के क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट क्रेडिट है। ऑब्वियसली ये आईओएस की इनकम है, हम नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, आईओएस में ले जाके टैक्स करेंगे, प्लस डिडक्शन ना भूलना टीटीए का लेना 10,000 तक। और इस साल से सीनियर सिटीजन के लिए टीटीबी आ गया है 50,000 रुपए। सेविंग अकाउंट से टीटीए मिलता था और अब एफडी इंटरेस्ट का, हर तरह के इंटरेस्ट का टीटीबी मिलेगा 50,000 तक, चाहे एफडी का ही क्यों ना हो। किसको? सीनियर सिटीजन को। तो ये थोड़ा डिडक्शन की क्लास को अच्छे से देख लेना, टीटीए टीटीबी। बाकी ये हमें पता है कि ये आईओएस की इनकम है, इसीलिए यहां लेस होगा क्योंकि ऑलरेडी आप क्रेडिट कर दिए, नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, पीओ पोस्ट ऑफिस, आईओएस की इनकम है, यहां से माइनस होगा। आईओएस की क्लास बोलती है 3500 रुपए तक इसे एग्जम्प्ट कर देना, एंड फर्दर तुम्हें इस इनकम का भी टीटीए या टीटीबी मिलेगा। 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं। आईओएस की क्लास में डिटेल डिस्कशन इसका होता है। अगर आपकी आईओएस की क्लास हो गई है तो आप डिस्कस कर चुके हैं। देखो इसका डिस्कशन मैं ना आईओएस की क्लास में भी करता हूं और डिडक्शन की क्लास में भी करता हूं। यहां आपको क्या ध्यान रखना है, माइनस कर देंगे सर, ये माइनस कर देंगे। हाँ, मैंने थोड़ी सी लिंकिंग कर दी ताकि आपका कंप्लीट आंसर आ सके, एग्जाम में गलती ना हो। 3500 रुपए तक आईओएस में एग्जम्प्ट करना, बैलेंस इनकम को टैक्सेबल करना, एंड फिर डिडक्शन भी ले लेना। सर फिर से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, POMIS, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से अगर इंटरेस्ट आ रहा हो तो ये पीजीबीपी इनकम नहीं है, इसलिए माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट में से क्योंकि ऑलरेडी आप क्रेडिट कर चुके हैं। आईओएस में जाके टैक्स करेंगे और इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। एफडी इंटरेस्ट का भी यही ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अब इस साल से 80 टीटीबी मिलना शुरू हो गया है सीनियर सिटीजन को एफडी इंटरेस्ट का भी, अभी पिछले पेज में बताया था। तो जनरली एफडी इंटरेस्ट आईओएस की इनकम है, कोई डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन इस साल से टीटीबी मिलना शुरू हो गया है अगर आप सीनियर सिटीजन है। सर कभी कभी हम लोग पीजीबीपी के क्वेश्चन, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये मैं कोई अपने मन से एडजस्टमेंट नहीं दे रहा हूं, एज्यूम करके आप पीजीबीपी के 10 क्वेश्चन उठाइए किसी भी बुक से, किसी भी राइटर की बुक से, आपको ये सारे एडजस्टमेंट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। मेरी दोनों रिवीजन क्लास आप ले लीजिए, इनकम एडजस्टमेंट की, एक्सपेंस एडजस्टमेंट की, उसके बाद स्टडी मैट का, पास्ट ईयर क्वेश्चन, कोई भी पीजीबीपी का क्वेश्चन उठाइए, आपको डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये सब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा आपने सही टाइम इन्वेस्ट किया है। पीपीएफ का इंटरेस्ट क्रेडिट है,
सर आईओएस इनकम, पीजीबीपी इनकम नहीं है, ये माइनस करेंगे। हाँ, आईओएस में ये जाके फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 15, सेक्शन 10-15 इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर, सर कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, पीजीबीपी इनकम ही है। इंटरेस्ट कस्टमर से चार्ज किया है क्योंकि उसने हमें पेमेंट लेट से की। इनकम टैक्स भी आया और रिफंड भी, इनकम टैक्स का रिफंड आया और इंटरेस्ट भी आया, आपने दोनों को क्रेडिट कर दिया। ये पीजीबीपी इनकम नहीं है, माइनस करेंगे पूरा का पूरा अमाउंट, इनकम टैक्स रिफंड भी और उसका इंटरेस्ट भी, एंड सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन को आईओएस में ले जाके टैक्सेबल कर देना। एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है नेट ऑफ टीडीएस, 90,000 क्रेडिट कर चुके हो तो 90,000 माइनस कर देना। आईओएस में ले जाके इसका आप क्या कर देना, ग्रॉसिंग अप 1 लाख इनकम दिखाना, एंड टीटीबी लेना ना भूलना, सीनियर सिटीजन 50,000। बार बार आ रहा है ये। सर कभी कभी ना क्रेडिट साइड में इनकम फ्रॉम यूटीआई या डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई भी क्रेडिट होता है, कोई बात नहीं, आईओएस से हटा देना, पीजीबीपी से इसको माइनस कर देना, आईओएस में इसे ले जाके एग्जम्प्ट कर देना। डिविडेंड या इनकम फ्रॉम यूटीआई ऑब्लिक म्यूचुअल फंड लिख लो, म्यूचुअल फंड भी लिखा हो तो भी यही ट्रीटमेंट करना, ऑब्लिक यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बगल में लिखो म्यूचुअल फंड, यही ट्रीटमेंट करना। 11 नंबर विनिंग फ्रॉम लॉटरी। सर अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी आपने क्रेडिट कर दिया, टीडीएस कटने के बाद पैसा आया, नेट का मतलब है नेट ऑफ टीडीएस, 30% का टीडीएस होता है, यानी ये 70% के बराबर है। तो पीजीबीपी में इनकम से घटाना 70,000 क्योंकि तुम 70,000 क्रेडिट कर चुके हो। आईओएस में टैक्स कर देना कितना, 1 लाख, और यहां लिख लो नो डिडक्शन रिगार्डिंग लॉटरी टिकट एक्सपेंस, लॉटरी की टिकट जो खरीदे हो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ब्रैकेट में यहां लिख लो नो डिडक्शन रिगार्डिंग टिकट परचेज एक्सपेंस, नो डिडक्शन रिगार्डिंग लॉटरी टिकट परचेज एक्सपेंस। 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर। सर रेंटल इनकम आई है, नेट ऑफ टीडीएस 20,000 कट के 180, इसको भी तुमने क्रेडिट कर दिया, 180 क्रेडिट किया है तो पहले लेट्स करो नेट प्रॉफिट से हटाओ पीजीबीपी की इनकम के लिए, और फिर जीटीआई पे पहुंचने के लिए, टीआई पे पहुंचने के लिए एचपी इनकम भी चाहिए। एचपी इनकम में ग्रॉस एनुअल वैल्यू में रेंट दिखा दो, फिर एचपी का फॉर्मेट फॉलो कर दो। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी आईओएस में जाएगा, पीजीबीपी से हटेगा और वहां जाके फुल्ली टैक्सेबल होता है, कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई डिडक्शन नहीं। डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड अगर आ रहा है ई वाला, तो इस बार अमेंडमेंट है ई में, सर इसको तो पहले पीजीबीपी से हटाएंगे। आईओएस में पिछले साल तक टैक्सेबल होता था लेकिन इस साल एग्जम्पशन हो गया, क्यों सर, क्योंकि कंपनी को अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है 30% पे। इस अमेंडमेंट से रिलेटेड वीडियो भी यूट्यूब पे मैंने छोड़ रखी है, डिविडेंड के तो सारे डिस्कशन छोड़ रखे हैं, डिविडेंड का एक एक डिस्कशन मैंने यूट्यूब पे लिंक रखा हुआ है, बहुत फायदेमंद रहेगा। सर पीजीबीपी से माइनस करेंगे, आईओएस में ले जाके इसे फुल्ली एग्जम्प्ट करेंगे। इनफैक्ट 10 लाख वाली लिमिट जो है 115 बीबीडी वाली, वो भी यहां एप्लीकेबल नहीं है। सर कुछ भी नहीं समझ में आया, रेफर आईओएस क्लास, रेफर आईओएस क्लास, या फिर मेरी डिविडेंड की वीडियो देखिए यूट्यूब पे, समझ में आएगा। प्लीज वो तो समझना पड़ेगा। मैं यहां इतना ही हेल्प कर सकता हूं कि ये पीजीबीपी इनकम नहीं है, माइनस करो। अब आईओएस में जाके क्या होगा, उसके लिए तो डिविडेंड की क्लास अटेम्प्ट करनी पड़ेगी आपको, आईओएस चैप्टर के अंदर या यूट्यूब पे 115 बीबीडीए का भी डिस्कशन है। हाँ, डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड बाकी जो रहेगा एबीसीडी वाला, वो भी एग्जम्प्ट होता है लेकिन 10 लाख रुपए तक होता है। ई वाला डिविडेंड पूरा एग्जम्प्ट होता है फुल, और एबीसीडी वाला 10% एग्जम्प्ट होता है, बाकी पे 10% का टैक्स लगता है। प्लीज रेफर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्लास और डिविडेंड वीडियोस अवेलेबल एट यूट्यूब। 6-7 वीडियो अवेलेबल है डिविडेंड की, उसे जरूर देखिए। 16 नंबर ऑनरेरियम रिसीव कर रखा है, कॉपी चेक करने का पैसा आईओएस में जाता है, पीजीबीपी से हटाएंगे। मुझे कॉपी चेक करने का पैसा अक्सर क्रेडिट रहता है, काफी बार काफी क्वेश्चन में, आप हटा देना, आईओएस में ले जाना। डिवेंचर का इंटरेस्ट क्रेडिट कर रखा है, हटा दो, यहां से माइनस कर दो, आईओएस में ले जाओ। जब भी टीडीएस कटेगा कहीं पे, क्या तो रेट लिखा रहेगा या टीडीएस की क्लास में आपको पता करना होगा। एफडी का इंटरेस्ट, डिवेंचर का इंटरेस्ट, इन सब पे रेट 10% है, लॉटरी पे 30% है। सर पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट आया है, इस बार
आपको किसी दूसरी फर्म से, सर एक्सपेंस वाले में हमने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया था, इस बार हमें कहीं से इंटरेस्ट आया है तो हमने पीएनएल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े भी थे हम लोग एक्सपेंस में 12% अलाउ होता है, 12% ही टैक्सेबल होता है। तो क्या करना है, सिर्फ 12% तक कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। 12% अगर क्रेडिट कर दे तो ठीक रहता, आपने 15% क्रेडिट कर दिया है तो 3% यानी 30,000 रुपए प्रॉफिट में से हटा देना। एडबैक वाला बात नहीं है, आपने प्रॉफिट बढ़ा रखी है, प्रॉफिट में 1.5 लाख रुपए क्रेडिट कर रखा है, आप 30,000 रुपए क्या करोगे, प्रॉफिट को कम कर दोगे। क्यों, सिर्फ 12% तक की इनकम होती है। इसको डिटेल्ड में समझने के लिए बगल में लिखें रेफर टैक्सेशन ऑफ फर्म क्लास, उस क्लास में आइए, उसका वीडियो अपलोड होगा। फैमिली पेंशन मिला, उसको भी क्रेडिट कर दिया। सर समझ नहीं आता ये कौन सा अकाउंटेंट है, पहले सारे खर्चे डेबिट कर रहा था, अब सारे इनकम को क्रेडिट कर रहा है। फैमिली पेंशन हटा दो, यहां से नेट प्रॉफिट से माइनस कर दो, आईओएस में ले जाके टैक्सेबल कर दो। लेकिन आईओएस की क्लास में फैमिली पेंशन पे डिडक्शन भी है 15,000 रुपए तक का। 1/3 ऑफ द पेंशन, मान लो पेंशन 90,000 मिली तो 1/3 30 और 15 विच एवर इज लोअर डिडक्शन ले लेना। शेयर इनकम ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ आपकी फैमिली से आपको इनकम आई, आपने क्रेडिट कर रखा है, सर ये इनकम एग्जम्प्ट होती है, आप पीजीबीपी से हटा देना, इनकम एग्जम्प्ट का नोट दे देना, किसी भी हेड में ऐड करने की जरूरत नहीं है, किसी भी हेड में इसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। 21 नंबर पे आइए। इक्कीस नंबर हम लोगों ने शेयर इनकम फ्रॉम एचयूएफ के बाद अब अगर क्वेश्चन में क्रेडिट होगा शेयर प्रॉफिट, अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्रेडिट साइड में आपने क्रेडिट कर रखा है कि आपको पार्टनरशिप फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है तो ये एग्जम्प्ट होता है, आप नेट प्रॉफिट से माइनस कर देना, और जनरली ये एग्जम्प्ट होता है तो इसको फिर से टैक्स करने की जरूरत नहीं है। देखो पार्टनरशिप फर्म से अगर इंटरेस्ट आया था तो 12% तक रहने देना, 3% इंटरेस्ट को हटा देना। ऐसे ही आप क्रेडिट किए थे यहां पे इंटरेस्ट, और ऐसे ही आपने शेयर प्रॉफिट क्रेडिट कर रखा है तो वो एग्जम्प्ट होता है, खाली बस हटाना है। एग्रीकल्चर इनकम को आपने क्रेडिट कर रखा है तो नेट प्रॉफिट से माइनस करना है क्योंकि गलत क्रेडिट कर दिया है। आईओएस में देखो इनकम साइड में है, एक्सपेंस साइड की एडजस्टमेंट करते हैं तो ऐड होता है, डिसअलाउ एंड ऐड, डिसअलाउ एंड ऐड, और इनकम साइड की एडजस्टमेंट करते हैं तो नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप क्रेडिट करके नेट प्रॉफिट को बढ़ा चुके हैं। एग्जाम में 5-6 क्रेडिट की एडजस्टमेंट्स तो होती है, पीजीबीपी के क्वेश्चन में 5-6 क्रेडिट की एडजस्टमेंट्स और 8 से 10 डेबिट की एक्सपेंस की एडजस्टमेंट होती है। 8 से 10 एक्सपेंस की एडजस्टमेंट और 5 से 6 इनकम की एडजस्टमेंट तो होती है। अब उसमें से जो आ जाए, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया अगर क्रेडिट है तो पीजीबीपी से नेट प्रॉफिट से माइनस कर देना, आईओएस में इसे एग्जम्प्ट कर देना। और वहीं एग्रीकल्चर इनकम अगर आउटसाइड इंडिया वाली हो तो ये भी पीजीबीपी से माइनस तो होगा नेट प्रॉफिट से, लेकिन आईओएस में फुल्ली टैक्सेबल होगा। पेंशन आपको मिला है मैच्योरिटी पे, एलआईसी पेंशन में जब आप पेंशन फंड में पैसा जमा कर रहे थे तो आपको डिडक्शन मिल रहा था 80CCC का, आज पेंशन आपको मिल रहा है तो आप जब पेंशन आया तो आपने पीजीबीपी को क्रेडिट कर दिया, नहीं पीजीबीपी इनकम नहीं है, ये आईओएस में जाके फुल्ली टैक्सेबल होगा। पेंशन की इनकम आ रही है पेंशन फंड से, जब इस फंड में पैसा जमा किए थे तो आपने 80CCC का डिडक्शन ले रखा था शुरू में। सर सेल ऑफ शेयर्स की प्रॉफिट आपने क्रेडिट कर दी है, इन्वेस्टमेंट्स की इनकम है, ये कैपिटल गेन में जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स कर रखा था शेयर्स और उसको बेचा है, पीजीबीपी से हटाएंगे इसे और कैपिटल गेन में जाके कंप्यूटेशन करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। सर ये क्या लिखा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड, कोई नहीं, कैपिटल गेन की क्लास में पढ़ते हैं कि अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है तो रेट 15% लगेगा, बट आइडिया तो है पीजीबीपी से माइनस करो, कैपिटल गेन में जाके टैक्स करो। लॉन्ग टर्म हुआ तो अमेंडमेंट है यहाँ पे, पिछले साल तक ये एग्जम्प्ट हो जाती थी, यहां पर एग्जम्पशन था पिछले साल तक, अब हम कैपिटल गेन में इसे टैक्स करेंगे। 112A सेक्शन में नया रेट आया है 10% का कैपिटल गेन की क्लास। 112A, 111A एंड 112 कैपिटल गेन से रिलेटेड जो टैक्स कंप्यूटेशन की मेरी कम से कम 12-13 वीडियो अपलोडेड है, टैक्स कंप्यूटेशन अंडर कैपिटल गेन बोल के। सर देखिएगा अगर आपको ये सीखना हो 112A अमेंडमेंट भी है, डिविडेंड अमेंडमेंट है, उसकी वीडियो अपलोडेड है। सर
प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, लॉन्ग टर्म, दोनों ही टैक्सेबल अब होते हैं कैपिटल गेन में, दोनों को ही पीजीबीपी से क्या करना है, माइनस करना है। सर कस्टमर से गिफ्ट मिले तो, सर पहले कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज किया था, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था, कस्टमर से गिफ्ट मिलेगा तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। 28 नंबर, रिलेटिव से गिफ्ट मिला है और आपने उसे क्रेडिट कर दिया है, पहले तो यहां से हटाओ और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाने के बाद वहां हम टैक्सेबल नहीं करते। रिलेटिव का गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता, वेडिंग में मिला हुआ गिफ्ट किसी से भी मिले टैक्सेबल नहीं होता, और गिफ्ट का अमाउंट अगर 50,000 तक हो तो हम उसे टैक्स नहीं करेंगे, चाहे दोस्त से मिले। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 40,000 का गिफ्ट मिला है और पीएनएल अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, गिफ्ट दोस्त से मिला है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, आईओएस में नॉट टैक्सेबल और पीजीबीपी से माइनस करेंगे। सर गिफ्ट कस्टमर से मिले तो रहने देना है, बाकी सबको हटाना है। अब आईओएस में टैक्स करे या नॉट टैक्सेबल, वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में पढ़ो, 56(2)(10 क्या कहता है, या फिर आगे पढ़ लेंगे। सर अगर दोस्तों से मिले, नॉन रिलेटिव से मिले और अमाउंट 50,000 से अधिक का होगा तो पीजीबीपी से हटाना है एंड आईओएस में इसे टैक्सेबल करना है, क्योंकि आईओएस की गिफ्ट की क्लास बोलता है 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, फुल अमाउंट। सर कंपनी डिपॉजिट से इंटरेस्ट आया है तो ये पीजीबीपी इनकम नहीं है, आईओएस में इसे फुल्ली टैक्सेबल करेंगे जैसे पहले एफडी इंटरेस्ट कर रहे थे। हाँ, कंपनी डिपॉजिट से रिलेटेड कोई डिडक्शन नहीं है, लिख लीजिए देयर इज नो डिडक्शन। एफडी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इन सब का तो टीटीए टीटीबी है, इसका कोई डिडक्शन नहीं है। सर खेती की इनकम क्रेडिट कर दी है, पहले खेती के खर्चे डेबिट किए थे, एडबैक कर दिया, खेती की इनकम यहां से हटा दो, माइनस कर दो नेट प्रॉफिट से, पीजीबीपी इनकम नहीं होगा, आईओएस में जाके एग्जम्प्ट कर देंगे, चाहे वो आप खेती की फसल बेचो या रेंट पर दे दो, एग्रीकल्चर की क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट फर्नीचर बिजनेस एसेट्स, सर पीजीबीपी में नहीं आता है, ना लॉस ना प्रॉफिट, माइनस करें। अगर लॉस डेबिट है तो एडबैक करो, अगर प्रॉफिट क्रेडिट है तो माइनस करो, ब्लॉक कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, कैपिटल गेन आएगा तो कैपिटल गेन के अंदर ले जाओ, ब्लॉक कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन की क्लास। सर इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आया, साफ साफ बोल रहा है इन्वेस्टमेंट, तो ऑब्वियसली पीजीबीपी इनकम नहीं होगी और आईओएस में ले जाके टैक्स कर देना, एग्जम्प्ट ना हो तो। सर एम्प्लॉय का पैसा जब हम लोग रखते हैं तो इनकम मानते हैं, तो अच्छा काम है, इनकम मान चुके हैं, क्रेडिट कर दिए हैं। अब डिडक्शन कब देना, डिडक्शन कब देना, जब ये अगले महीने की 15 तारीख को तुमने जमा कर दिया है तो डिडक्शन दे देना, नहीं तो माइनस मत करना। अच्छा क्रेडिट होगा, ये एंट्री सही है, क्रेडिट होगा। अब तुम्हें ये देखना है कि माइनस करना है कि नहीं, नेट प्रॉफिट से कम करें या ना करें, उसके लिए क्या देखो, अगले महीने की 15 तारीख, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, अगले महीने की 15 तारीख को चला जाना चाहिए। हाई कोर्ट का जजमेंट है, डिस्प्यूट में है, वो वर्किंग नोट में लिखते हैं हम लोग। रिकवरी ऑफ बैड डेट, पीजीबीपी इनकम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। कस्टम ड्यूटी ड्रॉबैक, सेक्शन 28 पहले पेज पे पढ़ते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, पीजीबीपी इनकम है। सर पहले पेज पे इसे भी पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाइसेंस को बेचोगे कैश सपोर्ट मिलेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। मैच्योरिटी फ्रॉम एलआईसी पीजीबीपी में नहीं जाएगा, हटाइए, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसे एग्जम्प्ट करते हैं, एलआईसी की मैच्योरिटी एग्जम्प्ट होती है। 10(10)D सर कहां पढ़ाते हो इसे, लिखो डिडक्शन की क्लास, हमारी डिडक्शन की क्लास में है, और डिडक्शन की क्लास के, और सुन लीजिए डिडक्शन की क्लास के चारों वीडियो, 4 वीडियो है, 4 क्लासेस हैं डिडक्शन की, वो चारों यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं। डिडक्शन पूरा डिस्कशन 80C से लेकर 80U तक का यूट्यूब पे है, सेट ऑफ की क्लास पूरी यूट्यूब पे है, एडवांस टैक्स की क्लास पूरी यूट्यूब पे है। सर पूरी क्लास ही दे दो ना, फिर मैं पढ़ाऊंगा किसको, चेयर को पढ़ाऊं मैं, जैसे अभी पढ़ा रहा हूं, सामने में चेयर है और रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तो फेस टू फेस में भी चेयर ही बचेंगे। फिर आइए 39 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर केप्ट एज स्टॉक इन ट्रेड, ये लाइन अच्छी है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, पीजीबीपी इनकम होती है। खाली जमीन को किराए पर लगाया, भगाओ इसको, आईओएस में ले जाके टैक्स करेंगे। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स केप्ट एज स्टॉक इन ट्रेड, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर डिविडेंड आएगा तो आईओएस में जाएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे, अगर नहीं है तो एक बार मैं देख लूं आगे है या नहीं। 42, 42, 42, 42 नहीं है, लिखिए लिखिए लिखिए। इन केस डिविडेंड इज रिसीव्ड फ्रॉम दीज शेयर्स दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द हेड अदर सोर्स,
पीजीबीपी में मत रखना। इंटरेस्ट को रखेंगे पीजीबीपी में, डिविडेंड को नहीं रखेंगे। डिविडेंड फ्रॉम सच शेयर्स इज नॉट अ पीजीबीपी इनकम। लिख लीजिए इंपॉर्टेंट रेड लाइन से, डिविडेंड फ्रॉम सच शेयर्स इज नॉट अ पीजीबीपी इनकम। आईओएस में ले जाना है और एग्जम्प्ट करना है। सर खेती की जमीन गांव में थी और उसको बेच दिया, कोई इनकम नहीं होती है, यहां से माइनस होगा और कहीं भी टैक्स नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड क्रेडिट कर चुके हैं, एक ये पीजीबीपी इनकम नहीं है, आईओएस में ये एग्जम्प्ट होती है। बगल में लिख लीजिए इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ अ यूटीआई, यह शायद पहले जा चुका है। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, यू आर नॉट द ओनर ऑफ अ हाउस। जब हम घर के मालिक नहीं है, घर किराए पर लेके आगे किराए पर दिया, तो उससे अगर कोई रेंट आता है तो वो आईओएस की इनकम है। पीजीबीपी से माइनस करो, आईओएस में ले जाके टैक्स करेंगे। बैंक से लोन लिया, सर ये कोई इनकम थोड़ी ना होती है। सर यहां से माइनस तो करेंगे, ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट से माइनस तो करेंगे, लेकिन किसी भी हेड में इसे टैक्स नहीं करेंगे बिकॉज ये इनकम का नेचर है ही नहीं। सर 45 एडजस्टमेंट्स मैंने खोज के निकाले हैं, हो सकता है और एडजस्टमेंट्स आपके पास हो। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा फुल डिटेल के साथ, नाम, लोकेशन, बैच, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन से लेवल पे हैं और आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए, सेंड पीडीएफ, अरे क्या चाहिए वो तो लिख के भेजोगे और आराम से 24 घंटे 48 घंटे का वेट करना, रिस्पॉन्स मिलेगा। कॉल करने की जरूरत नहीं है, इस नंबर पे कोई फायदा नहीं होगा, आप परेशान मैं परेशान। सर मुश्किल से मुश्किल 8 पेज का है, 13 पेज तो दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें अपनी प्रोफाइल ऐड की हुई है, अपने रिजल्ट्स ऐड किए हुए हैं। हमारे ऑफर है, परमानेंट ऑफर है, फेस टू फेस की क्लास ज्वाइन कीजिए, वीडियो बैकअप फ्री, पेन ड्राइव फ्री, परमानेंट ऑफर है। हम इनकरेज करना चाहते हैं कि फेस टू फेस बैच ज्वाइन कीजिए। आप कन्वीनियंस खोजते हैं कि सर पेन ड्राइव की क्लास सहूलियत होती है, ट्रेवल टाइम बचता है, कभी भी देख लो, तो मैं वो भी दे रहा हूं। फेस टू फेस की क्लास में एडमिशन लीजिए, वीडियो बैकअप फ्री मिलेगा, पेन ड्राइव की क्लास घर पे बाद में देखने के लिए फ्री मिलेगी। फेस टू फेस क्लास कहीं भी ज्वाइन कीजिए, किसी भी टीचर के यहाँ पहला प्रेफरेंस फेस टू फेस का दीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ ऑफर डिफरेंट है और फाइनल लेवल पे तो मेरी सीएमए की फाइनल लेवल की क्लास जब चलती है तो उसमें तो फेस टू फेस का ऑप्शन ही नहीं है, ओनली वीडियो एंड पेन ड्राइव है, वहां पे फेस टू फेस का यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। चलिए एनीवे, सब आप लोगों का प्यार है, जो इतने सारे मॉडल हमारे चल रहे हैं, फेस टू फेस भी, वीडियो भी, पेन ड्राइव भी, आप लोगों का प्यार कहिए, आप लोगों की मेहनत कहिए, आप लोग इतने अच्छे से इस क्लास को भी देख रहे हैं। फोर्स तो कर नहीं रहा हूं, फेस टू फेस में रहते तो लगता है फोर्स। आखिरी पेज तक पहुंच गए, आप सोचो ना, आपने अगर ये वीडियो अच्छी नहीं लगती तो पहले दूसरे में हटा देते, लेकिन आप आखिरी मोमेंट तक इसको देख रहे हो, 45 नंबर तक देख रहे हो, तो जरूर आप कुछ लर्न कर रहे थे या फिर सीखने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो आखिरी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो प्लीज व्हाट्सएप में जरूर बताइएगा कि हाँ सर मैं आपकी इस वीडियो को आखिरी तक सुन रहा था, अच्छी लगी मुझे, तो ये मुझे मोटिवेट करेगा। मैं हो सकता है और कोई ऐसे क्लासेस लेके आऊं, कैपिटल गेन के लिए लेके आऊं, मैट का कॉन्सेप्ट होता है फाइनल लेवल में उसके लिए लेके आऊं, मुझे जीएसटी के लिए लेके आऊं, कुछ भी, मतलब सर ऐसे अगर 8-10 पेज हैंड रिटन हो जिसको समझा दो तो शायद क्वेश्चन बनाने में और आसानी होगी, मेरा ऐसा मानना है। फिर भी पढ़ते रहिए, पढ़ना जरूरी है सर, पढ़ना जरूरी है, नहीं तो फिर इलेक्शन में एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा फिर हमें, जो हमारी बस की बात नहीं है। प्लीज बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आगे तैयारी अच्छे से कीजिएगा और देखते रहिए, कुछ ना कुछ तो आते रहेगा अपडेट। बाय बाय।